माननीय राम संगठन मंत्री भारती माननीय मोहन जी एवं विद्या भारती के अन्य सहयोगियों, मेरे साथ मंच पर दिनेश पवार और इस बैठक में आए, इस कार्यक्रम में आए अन्य हमारे जो शिक्षा वर्ग में विद्यार्थी हैं देशभर से, उन सबको बहुत बहुत नमस्कार और शुभकामनाएं। विद्या भारती मेरे लिए एक परिवार की तरह है, इसलिए कई बार मैंने पूछे क्या अपने स्कूल में इतने सारे स्कूल हैं, मैं क्या देने स्कूल को। और जब मैंने अपने समाज अपने काम सबके लिए मैंने जब सोचा था कि मैं अपना अधिक समय दूंगा, तो शिक्षा के में सबसे पहला विषय था कि इसके ऊपर मैं अवश्य समय लगाऊंगा। और मुझे मोहन जी, विजयपाल जी, अभिषेक जी, मोतीलाल जी और भी अन्य इतने अच्छे सहयोगी मिले, मेरा मन बढ़ गया। ये एक बहुत बड़ी बात है। इन लोगों का सबका उत्साह, सबका जो है अपने कार्य की लगन है, तो सब ये कहता हूँ विद्या भारती में और विशेषकर उत्तराखंड में इतना जो है वो लगन से और उस समय चिंता करके कार्य कर रहे हैं, इतना सीरियस कर रहे हैं काम करता है कि और इतना हम लोग साथ में से तो संयोग से उत्तराखंड में था और कुछ काम भी थे दिल्ली में, कुछ शिक्षा नीति के संबंधित और साइबर पॉलिसी के संबंधित और संस्कृति के संबंधित। तो यहाँ से लोग बना लोग किया कि मैं आप सब लोगों के सामने विचार अपने अनुभव के आधार पर और वो मेरा सौभाग्य है कि मैं सब बात को आपके सामने रख पा रहा हूँ। तो मैं कुछ विचार अपने रखूंगा और विद्या भारती और संघ के प्रबंधों से काफी आता है 30-40% विद्या भारती के संघ के राष्ट्रीय स्तर पर विचार विभाग, संपर्क विभाग, संस्कार विभाग, और इन सब क्षेत्रों के साथ कई तरह के कार्य और तो आज मेरी बात स्पष्ट आ रही है। तो भुवन जी ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं अपने अनुभव कुछ आप लोगों के साथ साझा करूं और अपने कुछ विचार रखूं। विशेषकर ये परिवर्तन का जो है कहना तो बहुत एक तरीके से सभी कहते हैं बात, लेकिन ये परिवर्तनों की जो दर है जो अभूतपूर्व हो चुकी है। और विशेषकर आप कहेंगे कि कोरोना के कारण जो है जो परिवर्तन एक समाज में आया है और उसकी वजह से जो आर्थिक दृष्टि से जो परिवर्तन आए हैं, सामाजिक दृष्टि से जो परिवर्तन आए हैं और इसके अतिरिक्त जो है एक कई तरह के कई घटनाओं और संकटों से सब गुजर रहा है। तो उससे जो और विशेषकर ये जो डिजिटल एज है उसको हम कहते हैं, जो इसकी वजह से जो चेंज है वो अनएक्सपेक्टेड है इस समय जो, और हम कई लोग इस चीज को समझते नहीं। जैसे पर्यावरण का ही है, मैं भी पर्यावरण के संबंध में सेमिनार में था, हम सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण दूषित हो रहा है, समस्या है, लेकिन फिर भी उसकी भयावता को हम लोग समझते नहीं है। जिस तरीके से क्योंकि हम अधिकतर लोग अपने आसपास के समाज से परिवेश को ही देखते हैं, वो ये नहीं देखते अपने समाज में देखा, अपने आसपास देखा, अपने घर में देखा, कुछ पढ़ा कुछ देखा कि नहीं कर, लेकिन विश्व में इसका बहुत बड़ा है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ ग्रीनलैंड में जहाँ पर
जो है बर्फ की गर्मी थी, आइस पॉइंट पर सभी शीट में हम वहाँ बारिश में ओशियन समुद्र का जो पीएच लेवल था वो 26,000 वर्ष में सबसे अधिक इस समय। तो याद रखो इस समय विश्व में हर जगह पर बड़े-बड़े जो है परिवर्तन जो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स जिसको कहते हैं कि अचानक ठंडी हुई, बहुत तेज अचानक जो है धूप बढ़ गई बहुत तेज। 50 अमेरिका में भी 40-45 40 के आसपास भी आ गया। तो ये क्लाइमेट चेंज है, एनवायरनमेंट है, इकोनॉमी का जो चेंज है, टेक्नोलॉजी का जो चेंज है, बहुत बड़ी बात है। डिजिटल एज है। पहले संगठन बड़े अपने स्तर पर ही रहते थे उनका दायरे में, लेकिन अभी जो जिस तरीके से परिवर्तन है कि आप विश्व में वहाँ की जानकारी है आप ले सकते हैं, इससे भी संवाद कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो नए उत्पाद दे सकते हैं और नई चीज़ों को सीख सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे और भी काम कर सकते हैं। अभी असम में माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर होने जा रहा है, डेटा सेंटर। कोई समझ नहीं सकता था कि पहाड़ी इलाकों में हो सकती। तो अभी तक काम अभी तक मुंबई, दिल्ली या जो है भारत में बेंगलोर, हैदराबाद में तो कहीं पर बैठ के लोग काम कर सकते हैं जो सब हम तो ऐसे समय में जो संस्थान है उनके सामने लगभग हर संगठन के सामने ये चुनौती है कि हम इस बदलते परिवेश में, अति तीव्र बदलते परिवेश में हम कैसे अपनी नीतियों को, अपने आचार को, अपने कार्यशैली को हम कैसे बदलते हैं। और ये समस्या संगठनों के सामने भी है, नेतृत्व में जो लोग हैं उनके सामने भी है। ये चेंज बहुत अनप्रेसिडेंटेड है जो है और ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये आप सब एक विद्या भारती के प्रोजेक्ट में देखें तो विद्या भारती राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के समक्ष है, प्रांतीय स्तर पर है, विद्यालय के स्तर पर है और आप लोग जो किसी नेतृत्व की स्थिति में है या नेतृत्व के जो है आपको जिम्मेदारी या दायित्व मिलेगा या पहले से हैं उन सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इस समय जितना लीडरशिप के सामने चैलेंज है वो नहीं है। ऐसे समय में हर व्यक्ति अपने लीडर को देखता है कि मेरा लीडर क्या कर रहा है, उस लीडर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पहले लीडर की इम्पोर्टेंस हमेशा से रही है लेकिन अब नेतृत्व की जो है क्योंकि व्यक्ति जब निश्चितता का काल होता है तो हम किसको देखते हैं? हम देखते हैं अपने सामने जो हमारा नेता है, जो हमारा जो नेतृत्व है, जो हमारा जो है। तो इस विषय से नेतृत्व के सामने इस विषय पर बहुत अधिक चैलेंजेस हैं। तो मैं इस तरह कुछ अपने अनुभव जो है इसमें शेयर करूँगा। इसको कैसे अब अगर मैं देखूँ इम्पोर्टेंस ऑफ एम्ब्रेसिंग चेंज मैंने लिखा और मैं आपको बताऊं ये स्लाइड मैंने आज से 6 वर्ष पहले विद्या भारती के कार्यक्रम में यही स्लाइड मैंने तो मैं यही सोच रहा था कि परिवर्तन तब भी था आज भी, तो जो सिद्धांत हैं वो आज भी लागू होते हैं। इसको हम अपने मन में रखना, आत्मसात करना। चार्ल्स डार्विन ने कहा था इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट और द मोस्ट इंटेलिजेंट who will survive but those who can best manage the change। जो सबसे शक्तिशाली है या बुद्धिमान है वही सर्वाइव और ग्रो नहीं करेगा, वो शायद ना कर पाए। पूरे इतिहास में है कि बड़े बड़े संगठन वो सर्वाइव नहीं कर सकते और वही सर्वाइव कर सकता है जो परिवर्तन को मैनेज कर सके, वही सर्वाइव कर सकता है और वही ग्रो कर सकता है।
अभी आप जैसे इकोनॉमी के उसमें भी देखें तो आज से 30 वर्ष पहले जो टॉप बड़ी की 10 कंपनियां थी और आज की तारीख में उन टॉप में से एक या दो ही रह गई। जो सबसे बड़ी कंपनियां थी उनमें से मात्र एक दो रह गई। कंपनी जैसे जनरल मोटर्स, एक्सान मोबिल, शेल, ये सब अब नहीं रही टॉप 10। और उसकी जगह पर जो कंपनियां इस वक्त टॉप पर हैं वो हैं एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, और इसमें से अधिकतर कंपनियां 20-30 वर्ष से पहले तो थी ही नहीं। और ये अधिकतर कंपनियां टेक्नोलॉजी आधारित कंपनियां हैं। तो दो संदेश बड़े स्पष्ट हैं कि आप जो हमने परिवर्तन और समय के साथ जो अपने आप को नहीं बदलेगा, तो ये बात तो नई बात नहीं है, इसको आप लोग जानते हैं, वो नहीं करेगा, लेकिन इसको आप आत्मसात करें, इसके लिए अथक प्रयास करें, अथक प्रयत्न करें। और दूसरा जैसे मैंने कहा टेक्नोलॉजी, आज की तारीख में सारी बड़ी कंपनियां अपने आप को टेक्नोलॉजी कंपनी बोलती हैं। आप में से बहुत लोग टेक्नोलॉजी सेवी भी हैं, मैं भी इस बात को जानता हूँ। और विशेषकर कोरोना समय में भी बहुत लोगों ने, और शिक्षक वर्ग ने तो विशेष किया, क्योंकि मैं शिक्षा नीति पर जो टेक्नोलॉजी का जो ग्रुप है उसका मैं इस वक्त जो है सदस्य और अंतरिम अध्यक्ष हूँ। तो हम लोग उसमें देखते हैं कि देश के अनेक राज्यों में, चाहे आंध्र प्रदेश, केरल, जो एक समाज का एक वर्ग जिसने अपने आप को तुरंत बदला वो है शिक्षक वर्ग। बहुत बड़ा, इतने अच्छे अच्छे उदाहरण लोगों ने अपने तमिलनाडु में बहुत बढ़िया किया है, जो स्कैन करके वो और जो है लिटरेचर जो लिखा हुआ है उस चीज़ को सर्कुलेट करने का उदाहरण है बहुत अच्छा। छत्तीसगढ़ में किया, टीचर्स ने 50,000 से ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए वहाँ पर। तो इस तरह की जो है बहुत मॉडलिंग करनी चीज़ें हुई, अलग विषय है। तो परिवर्तन के साथ अपने आप को बदलना ये निश्चित और ये आवश्यक। दूसरा है टेक्नोलॉजी का प्रयोग, तो ये दूसरी बात है। गैरी हैमेल ने एक बुक लिखी 90s में, उसका नाम था, गैरी हैमेल बहुत बड़े मोटिवेशनल राइटर है, उन्होंने एक बुक लिखी, उसका नाम था बिल्ड टू लास्ट। कि कौन से संगठन 100 वर्ष से ऊपर जो रहे, जैसे IBM है, कोई प्रोजेक्ट करना होता है तो उसको ऐसा नहीं 10 दिन का प्रोजेक्ट है तो 8 दिन शुरू किया होता है, कभी ऐसा भी होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अधिकतर प्रयास करता हूँ कि जैसे अगर 10 दिन का प्रोजेक्ट है तो मैं 1-2 दिन में कुछ उस पर काम शुरू कर दूँ, चाहे वो छोटा काम हो। छोटी छोटी प्रगति बहुत जरूरी है। 3 दिन में थोड़ा उस पर और काम कर लिया, 4 दिन में कुछ और काम कर लिया। इस तरीके से करने से काम समय से आगे नहीं होता है, ये बहुत जरूरी है। इन सब ये प्रैक्टिस प्लान करना, नहीं करना, क्योंकि समय अगर अंतिम समय पर करेंगे तो कुछ न कुछ नई चीजें आती हैं। जैसे मैंने कहा बिल्ड टू लास्ट टू बिल्ड टू चेंज। If you change, then only you will last. So you cannot build yourselves कि मैं हमेशा रहूँ। आपको इमारत कौन है नहीं, कि कोई बिल्डिंग है, कोई बड़ा जो है मंदिर है जो हजारों साल, सैकड़ों साल का। हम मनुष्य हैं, हम प्रकृति के नियम हम पर ज़्यादा लागू होते हैं और स्वास्थ्य है, संगठन में परिवर्तन, समाज में तो इसमें मैं 4 दिन को लेकर चला हूँ। इस में जो है यहाँ से मैंने IIT से मैंने की थी कंप्यूटर साइंस में, और अब 33 वर्ष हो गए। और तो एक हमेशा मेरा एक व्यक्तिगत जो है कि विश्वास, राजनीति और फेथ, वो अपने आप में एक इतने वर्ष के बाद भी ये मेरा एक गलत सिद्धांत नहीं।
तो प्रिंसिपल्स ऑफ लास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस, आउटसाइड इन व्यू नॉट इनसाइड ओनली, बैलेंस। मैंने अपने अनुभव कुछ पॉइंट लिखे हैं, इसके अतिरिक्त भी और हो सकते हैं, ये भी संभव है, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत सोच मैंने इसमें अंदर रखा है, जिसको मैं प्रैक्टिस करने का प्रयास करता हूँ और करता हूँ, और मैं उस पर न सिर्फ प्रयास करता हूँ, उसके परिणाम भी आते हैं। आउटसाइड इन ओनली नॉट इनसाइड आउट। अब आउटसाइड इन और इनसाइड आउट में क्या फर्क है? आउटसाइड का अर्थ होता है कि आप अपने विद्यालय को ऐसे देखें कि आप उसके बाहर रहें। एक होता है कि मैं उसके अंदर हूँ और अंदर से मैं सब देख रहा हूँ, कहाँ पर हमारा जो है लोग कैसे काम। चलिए ये भौतिक रूप से बाहर देखने की बात नहीं है, सड़क जाकर देखा है रोज। ये कि अपने संगठन को ये सोच चले कि मेरा संगठन मेरे सामने है मूर्त रूप से। इस संगठन में लोग काम कर रहे हैं, कुछ प्रक्रियाएं चल रही हैं, कुछ इसके बाहर से लोगों से इसका इंटरेक्शन चल रहा है, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। जब आप उसको देखेंगे तो इसको कहते हैं आउटसाइड इन व्यू। आउटसाइड इन व्यू से आपको अपनी जो शक्तियाँ हैं, आपकी जो अपनी कमजोरियाँ हैं, उसका बहुत अच्छा एक बिंब सामने आता है। वो अंदर के व्यू से नहीं आ सकता। अगर आप तो ये इस अपनी दृष्टि को आप अपने आप को दृष्टा माने और अपनी दृष्टि को ऐसे सोचें कि मेरा संगठन सामने है, और उसमें देखें कि मेरा संगठन चल कैसे रहा है, इसमें क्या समस्याएं हैं, इसका बाहरी दुनिया से क्या इंटरेक्शन है, क्या अभिभावकों या समाज से मेरा इंटरेक्शन है कि नहीं है। ये आप अंदर के व्यू से नहीं सोच सकते। So try to develop an outside view of your institute. I hope I am able to answer. कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बीच में। तो ये बहुत जरूरी है। आप जानते हैं पेट्रोकेमिकल में उसकी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, लेकिन उन्होंने देखा कि हम पेट्रोकेमिकल कर रहे हैं उसमें, लेकिन हमारा प्रॉफिट तो बहुत रहेगा, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम नए जमाने के साथ नहीं चल पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, पेट्रोकेमिकल को ये मैं आगे बताऊंगा कैसे उन्होंने बैलेंस करा। पेट्रोकेमिकल का बिजनेस अलग चल रहा है और नए शुरू किए, जैसे रिटेल शुरू किया, जैसे टेलीकॉम का शुरू किया। तो रिटेल है, टेलीकॉम है, तो उनको लगा कि हमने बाहर से अपने संगठन को देखें कि ये चल तो रहा है, लेकिन ये उस दृष्टि से ग्रो नहीं करेगा, इसमें वो ग्रोथ नहीं होगी, वो विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि धीरे धीरे तेल की सिविलाइजेशन कम होगी। और ये आप देखते जाएंगे, क्योंकि जो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट है, अभी COP26 हुई थी ग्लासगो में, उसमें भारत ने भी अपना कंट्रीब्यूशन अपना दिया। मुझे प्रधानमंत्री जी के जो वक्तव्य था उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट करने का अवसर मिला था। भारत ने जो कम्युनिटी विकास के लिए कंट्रीब्यूट करा इत्यादि है, मैं एक बात को कह रहा हूँ। तो ये जो नेतृत्व एक तरीके से साइकिल के दो पड़े हैं, दोनों को बैलेंस करके चल रहा हूँ। अगर आप ये सोचेंगे नहीं हम बस हम चलाते रहें और आएगा कोई तो कोई नहीं आता, प्रयास करना पड़ता है, तो दोनों आयामों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बैलेंस पीपल, पर्पस एंड प्रॉफिट्स। आप प्रॉफिट का नहीं हम लोग बारे में सोचते हैं, लेकिन रेवेन्यू अगर हम कहें आय या जो हमारे विद्यालय में आय होती है शुल्क आदि से, उसके बारे में इन तीन चीजों को करना जरूरी है। पीपल का जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिनके साथ हम सहयोग कर रहे हैं, उनके साथ हमारे कैसे संबंध है, चाहे वो हमारे सप्लायर हों, ये चीजें जो आप किसी के साथ काम करते हैं। मैंने अक्सर ये देखा कि मानवीय संबंध कितने काम आते हैं। हम किसी के साथ काम की दृष्टि से संबंध नहीं रखते, लेकिन अगर मानवीय संबंध सबके साथ बिल्कुल फोकस रखेंगे तो बहुत संभावना है कि कहीं ना कहीं पर एक विधि का ध्यान होता है, कहीं ना कहीं पर कोई संयोग होता है। हमेशा ये मानसिकता रखें, जिससे मिलिए ये मानसिकता रखें। पीपल फोकस बहुत जरूरी है। दूसरा पर्पस फोकस बहुत जरूरी है। हमारा पर्पस है विद्या भारती संगठन कुछ मूल्यों पर आधारित है, वो मूल्य हमारे लिए वो हम नहीं छोड़ सकते जो हमारे मूल्य है। और तीसरा है रेवेन्यू। बस इन तीनों चीजों को बैलेंस करना जरूरी है। रेवेन्यू भी बहुत जरूरी है। अगर आय नहीं होगी तो कोई भी
अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मैं तो अच्छा करता हूँ, फिर भी लोग ध्यान नहीं। आपको आय को एक अलग दृष्टि से सोचना होगा कि मैं आय कैसे बढ़ाऊँ, कैसे मैं जो है आय के कई स्रोत हो सकते हैं। चाहे मैं छात्रों को जो है और छात्रों को दूँ, या फिर मैं कुछ संगठनों से बात करूँ, वहाँ प्रेजेंटेशन दूँ, मैं भी उस पर आऊँगा। तो ये तीनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है नेतृत्व के लिए। मेक अ ग्रेट प्लेस टू वर्क फॉर, अपने लोगों के लिए जो आपके लिए काम करते हैं। मैंने एक चीज़ बहुत अपने जीवन में सीखी है कि जो हमारे लिए काम करते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनको सम्मान बहुत आवश्यक है। मैं जानता हूँ हमारे मूल्य हैं और आप सब लोग इसको करते ही होंगे, लेकिन ये बहुत आवश्यक है। जो लोग इस चीज़ को उतना नहीं करते हैं, उनका आप कितना भी अच्छा करिए, लेकिन अगर आपके जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, और ये मैं अपने विश्वास, अपने डे टू डे जो एक्सपीरियंस है और मैं सारे लोग देखता हूँ, वो संगठन बिल्कुल नहीं बढ़ सकता जो अपने लोगों की केयर ना करे। कुछ भी, चाहे वो कुछ भी और करे, सभी संगठन करते हैं। मैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर में टाटा के साथ जुड़ा रहा, बिरलास के साथ हूँ, रिलायंस के साथ रहा, फॉरेन कंपनी में रहा, विदेश में रहा, अपनी भी कंपनी मैंने रख शुरू की। ये सारे अनुभव पब्लिक सेक्टर में रहा। ये मेरा पूरा विश्वास है। इस चीज को नेतृत्व विश्वास का नाम है, संकल्प का नाम है। जो हम काम करते हैं उसको जो हम सोचते हैं, जो मैं कोई बहुत नई बातें नहीं कह रहा हूं, लेकिन इन सब चीजों को विश्वास और संकल्प से करिए, ऊर्जा आप में आएगी। ये मेरा पूरा विश्वास है। मेक टफ डिसीजंस। टफ डिसीजन लेना कभी कभी बहुत आवश्यक हो जाता है। मैंने भी अपनी जिंदगी में कुछ लोगों को नौकरी से निकाला है। कभी कभी कोई कारण, कोई चारा नहीं रह जाता, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जिन पर आप समझौता नहीं कर सकते। टफ डिसीजंस लेना नेतृत्व के लिए बहुत जरूरी है, और ऐसा मैंने किया है, और ये सब आप लोगों को करना होगा। ऐसे समय आएंगे, उस वक्त टाल मटोल ना करें। अगर आपको विश्वास, क्योंकि आप मूल्यों पर आधारित हैं, तो आपका विश्वास है, सोच लेता है। ऐसा नहीं कि अचानक ऐश में आए और नहीं। कोई भी कार्य नेतृत्व को सोच समझ के करना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि नेतृत्व बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये अधिकार नहीं है। इसको आप जिम्मेदारी मानते चलिए। मैं तो अपनी टीम से, अपने लोगों से इतने अच्छे से बात करता हूँ, हमेशा सम्मान से, इतना, और इतने लोग पूरे देश में जो है मुझे जुड़े हैं, पूरे देश में, विश्व में, और ये चीज़ मैंने देखी। तो व्यक्तिगत आपके मूल्य रहेंगे, आप में ऊर्जा रहेगी, आप निर्णय सोच समझ के लेंगे। लेकिन अगर निर्णय टफ लेना हो तो लीजिए, टाल मटोल नहीं, क्योंकि संगठन आपकी जिम्मेदारी है, व्यक्ति के प्रति जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी कई लोग हैं। तो जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो टफ डिसीजन लेने से बिल्कुल नहीं, चाहे हमको कुछ लोगों को कभी को निकालना भी पड़े, करती है। क्योंकि आज अगर 10 लोगों को नहीं निकालेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि विद्या भारती, मैं अपने अनुभव के आधार पर कॉर्पोरेट सेक्टर करता हूँ, तो आप बाकी 90 को नहीं कर सकते। आप 10 को रखेंगे तो 1.5 है, 20 को रखेंगे 1.5 है, तो कल जो बाकी 80 है उनका भी अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। एक दूसरा, काम कम हो अगर, तो ये सब मैंने किया है। काम कम हो, कोई चांस नहीं, तो संगठन कुछ हद तक कर सकता है। हर चीज की एक सीमा होती है, प्रिंसिपल्स ऑफ लास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाट नॉट टू डू। जाए बिना भी आप उसके साथ को समझ सकते, वो बहुत आवश्यक है। वो अनुभव से आता है, वो व्यक्ति को देखकर आता है। एक कहते हैं जैसे बॉडी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग आ गया, ये बैलेंस को बिल्कुल ना है। आपका पर्पस क्या है, आपके लोग पर्पस संगठन चलाना है, मूल्यों पर आधारित है।
हमारे लोग, पीपल बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है रेवेन्यू, तो उसको भी चिंतन करते रहना बहुत जरूरी है। स्टेटस को मेंटेन, जो आज की परिस्थिति है वो नहीं कर सकते। संगठन चलाना एक साइकिल चलाने के बराबर है, आपको पेडल करते रहना होगा। आप सोचेंगे नहीं अभी चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो साइकिल आपकी गिर जाएगी। निरंतर करना होगा, स्वस्थ है तो भी करना होगा, कल कहीं ना कहीं से समस्या अवश्य आएगी, आनी है। तो स्टेटस को यथावत जो स्थिति है वो रह ही नहीं सकती। यथावत है तो आप मानसिकता से बाहर करें कि अब तो अच्छा हो गया, सब सेट हो गया, सब चल रहा है, ठीक चल रहा है। नहीं, ठीक चल रहा है तो भी आप उसको स्वस्थ बनाते रहिए और स्वस्थ बनाइए, सोचते रहिए, क्योंकि आप सोचेंगे तो कब सोच अपग्रेड होगी, कुछ कार्य होगा, कुछ आगे बढ़ेंगे, हर चीज का समय लगता है। मैं अपने कॉर्पोरेट सेक्टर के और अपने सरकार जो है नीति के और जो समाज के कार्यक्रम को जब मैंने प्रारंभ किया था, कई वर्ष हो गए। अब मैं अगर उसमें लगता कि मैं इतना समय लगेगा तो शायद काम कर रहे, लेकिन अब मैं समझ गया हर चीज में एक समय लगता है, समय के बाद ही उसका परिणाम होता है। इसका देने की बहुत ही अधिक समय, एक समय लगता है। इसलिए जब आप यथावत सकती है तभी करते रहिए। नॉट कंटिन्यू बैड आइडियाज एंड फॉलो वेल फास्ट। बैड आइडियाज जो है, आप लगे काम नहीं हो रहा है, बंद कर दीजिए। कई कंपनियां ऐसी करती हैं, प्रोजेक्ट चल रहा है, उनको मालूम है उसका लाभ नहीं है, फिर भी चल रहा है, उसको बंद नहीं करना। ये भी एक कला है, चीज शुरू करना जितनी बड़ी कला है, चीज को बंद करना भी एक कला है, वो भी आप करें। बहुत लोग होते हैं जो शुरू करना तो जानते हैं, बंद करना नहीं जानते। बंद करने में देर नहीं करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ये बहुत सिंपल चीज लग रही है, आसान नहीं होती। कोई चलती हुई चीज को बंद कर देना, क्योंकि आपको मालूम है कि उसमें होना या नहीं, पर ये भी बहुत जरूरी है। तो बंद करने की भी कला रखिए। फॉलो फेल फास्ट, ये उसी से आधारित है। अगर आपको लगता है कि ये मेरा मैंने किया था, ये कुछ चीज चल नहीं रही, किसी चीज के पीछे एक सीमा के आगे जाना उचित नहीं है। इससे संगठन का भी समय लगता है, अपना भी समय लगता है। समय धन है। थोड़ी अब मैं कुछ प्रैक्टिसेस पे आऊंगा। अभी मैंने सिद्धांतों पे बात की, कुछ प्रैक्टिसेस पर भी कैसे संगठन बात करते हैं, उस पर मैंने कुछ अपने विचार पहला है, बहुत स्पष्ट दिखाई है, हर संगठन की सफलता के लिए कुछ बिंदु होते हैं कि किस पर हम मानक पर हम क्या कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मार्ग बनाना बहुत जरूरी है। ऐसे बिंदु बनाना जिस पर आप कहें कि हाँ मैं ठीक हूँ, चाहे वो विद्यालय में है, इनरोलमेंट हो, इनरोलमेंट क्या है, ड्रॉप आउट क्या है, इसके अतिरिक्त हमारा आय व्यय, और एक तो ये इसको ऑपरेशनल KPIs, दूसरा होता है इसे कहते हैं डेवलपमेंट KPIs, हमारे प्रोजेक्ट कैसे अपने समय से चल रहे हैं। जो नया काम करना चाहते हैं, जो हमने कोई भी काम शुरू किया उसका लक्ष्य रखा कि हमें 3 महीने में करना है, लक्ष्य रखें, और हमने अगर 2 महीना हो गया तो इस तरह के KPIs बनाना बहुत जरूरी है। कंपनी उसको रेगुलरली ट्रैक करती है। हमारे संगठन में ऐसे कुछ KPIs हैं जिसको हम लगभग डेली देखते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको हफ्ते भर में देखते हैं, कुछ ऐसे हैं जो महीने में, कुछ 3 महीने में, कुछ साल में। सब चीज को नहीं देख सकते। हमारी बैठकें होती हैं तो जैसे कुछ ऐसी बैठकें होती हैं जो ऑपरेशन पर होती हैं, तो क्या काम चल रहा है। अगर विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में देखो तो
नए एडमिशन्स कैसे हैं, ड्रॉप आउट की क्या स्थिति है, बच्चों के साथ और अभिभावकों के साथ मिलना, उनसे एक फीडबैक लेना, उसकी क्या स्थिति है। अगर हमने सोचा था कि हमको कंप्यूटर लाने हैं, लगाने हैं, प्रोजेक्ट है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो, और KPIs बहुत जरूरी है। मुझे विश्वास है आप सब लोग जो है कुछ आपने हमेशा कुछ बिंदु रखे, चाहे वो ये मान के चलिए कि मेरे विद्यालय में जो हमारे आचार्य हैं वो कौन कितनी क्लास पढ़ा रहे हैं, कितने घंटे पढ़ा रहे हैं, कितना घंटे उनके पास कार्य है, ये एकेडमिक रिलेटेड है, बच्चों का स्कोर टेस्ट में कैसा आ रहा है। तो एकेडमिक इसके पर और चर्चा कर सकते हैं, और जब आगे वैसे सब तंत्र हैं इसके, तो एकेडमिक है, चाहे ऑपरेशन है या नए प्रोजेक्ट है, इन सबको रेगुलरली मॉनिटरिंग, समीक्षा करें, निरंतर समीक्षा करें, रोज नहीं तो हफ्ते भर में आवश्यक है। हाँ जी, क्योंकि आप समीक्षा नहीं करेंगे, समीक्षा से ये नहीं कि जब वो कहते हैं 60 निकल जाए तो आगे भी करें। इसमें दो तरह के इंडिकेटर होते हैं, एक होता है लीडिंग इंडिकेटर, एक होता है लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर का अर्थ है कि ये अभी दिख रहा है, इसका परिणाम अभी सामने नहीं आ रहा है, इसका परिणाम यही आना है 2 महीने बाद, उसको कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर। सर उसको कहते हैं लैगिंग इंडिकेटर। दूसरा है कि जो सामने हमको दिखता है, ये इसका रिजल्ट आ गया। अगर आपके विद्यालय में अगर परीक्षा में अगर बच्चों की क्लासेस नहीं हो रही हैं या टीचर्स नहीं आ रहे हैं, तो उसका अर्थ होगा कि आपने 2 महीने बाद एडमिशन निश्चित रूप से या तो ड्रॉप आउट हो गया या कम हो गया। प्रधानाचार्य नहीं, आपकी बात में इतना ओझ होना चाहिए कि हम नागरिक बना रहे हैं, हम उनका सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, हमें इसके लिए सहयोग चाहिए, हमें तो ये चीज़ें जो है आप कहेंगे तो एक आपका भी एक अलग जो है स्तर बनेगा। आप कहें नहीं मुझे कुछ बना रहा हूँ, मुझे कुछ हेल्प चाहिए, तो एक नेतृत्व को अपना उद्देश्य, अपना पर्पस और अपना जो हमें रेगुलर लेवल पे काम करना, इस सबको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो एम्बिशन डिफाइन करना जरूरी है। थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स, ये अपना हम लोग डिफाइन करते हैं, ये भी आप करिए कि भाई 2 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं डिजिटल में। एक होता है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का अर्थ यह है कि आज मेरे यहाँ हमारे अध्यापक हैं, वो कौन लोग कितना पढ़ा रहे हैं, क्या उसमें और ज़्यादा पढ़ा सकते हैं। इसको कहते हैं कि जो ऑलरेडी आपके पास संसाधन हैं, उन संसाधनों का आप कैसे अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, और ताकि वेस्टेज ना हो, और वो ऑप्टिमाइजेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है कि आप परिवर्तन कैसे करेंगे, आपको दोनों दृष्टि रखनी होगी, और ये हम करते हैं। मैं एक ही लेवल पर मीटिंग करता हूँ, भाई आज का क्या हुआ और उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ, वो मंडे को होना था, वो ट्यूसडे को होना था, वो वेडनेसडे होना था, वो क्यों नहीं हुआ। उसके बाद हमारी दूसरी मीटिंग करते हैं कि भाई हमको जो है नई कैपेबिलिटी बनानी है, हमको विद्यालय का विकास संभव नहीं है। 1/3 विद्यालय में डे टू डे में आप करिए। अगर आपका सिस्टम नहीं है तो वो सिस्टम बनाइए, अपने लोगों को विश्वास में रखिए, अपना तंत्र ऐसा बनाइए, अपने उनसे रोज की रिपोर्ट लीजिए। लेकिन आप ये देखिए कि अगर मोटे तौर पर अगर दिन में अगर 9 घंटे होते हैं तो 3 घंटे से ज़्यादा मैं समय नहीं दूँ उस पर। अगर मेरा समय 6 घंटे लग रहा है, कोई समस्या है, ठीक है, कभी बीच में हो जाता है, वो अलग बात है। ये आपने समय का आप मैनेजमेंट करें कि 1/3 मेरा टाइम जाए ऑपरेशन में, 1/3 मेरा जाए नए काम करने में, और 1/3 मेरा जाए विकास में और बाहरी दुनिया से जुड़ने में। बाहरी दुनिया से जुड़ना एक संस्थान के अध्यक्ष के लिए बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। ये 3 में आप अपना समय देखिए। हफ्ते भर अरे मेरा तो ज़्यादा टाइम तो इसमें लग रहा है सब पूरा, ये ठीक नहीं है, फिर आपका संस्थान कभी नहीं आगे बढ़ेगा। आपको 1/3 से ज़्यादा समय नहीं देना है अपने से। अनुभव जरूरी है कि लोग उसको एक प्रेरणा की दृष्टि से दें, जो आपके व्यक्तिगत कंडक्ट में, आपके व्यक्तिगत व्यवहार में, आपके बातचीत के तरीके में, आपके उदाहरणों में, आपके समझ में। जो नेतृत्व दूसरों को प्रेरित नहीं कर सकता, वो नेतृत्व ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता, और नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका है। तो
ऐसा करिए जब भी आप लोगों से मिलें आपका आचार विचार व्यवहार जोड़ना बहुत आवश्यक है। दूसरा गिव रिस्पेक्ट एंड कमांड रिस्पेक्ट, ये मेरा बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है। आप सम्मान दें और सम्मान आपको मिलेगा, आप किसी के मान के सम्मान नहीं कर सकते। ये चीज़ें बहुत बिल्कुल नई चीज़ें नहीं है, लेकिन ये नेतृत्व के लिए बहुत आवश्यक है ये सिद्धांत, क्योंकि आपको लोगों को अपनी तरफ लाना है, लोग आपकी तरफ आए, लोग आपको सहयोग देने का प्रयास करें। वो तभी संभव होगा जब वो आपसे आकर्षित हों। आपसे आकर्षित कैसे आकर्षित होंगे? आपके आचार व्यवहार, आपकी वाणी, आपके जो है मेथड ऑफ वर्किंग, ये बहुत जरूरी है। ये सॉफ्ट चीज है, इसको कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स, वेरी नेसेसरी। वैल्यू टाइम, समय का जो है सम्मान, समय का सम्मान है। ये तो आप समझते ही हैं। मैं तो मुंबई में हूँ, तो जो है वहाँ टाइम का बहुत जरूरी है कि लोग उसको एक प्रेरणा की दृष्टि से देखें, जो आपके व्यक्तिगत कंडक्ट में, आपके व्यक्तिगत व्यवहार में, आपके बातचीत के तरीके में, आपके उदाहरणों में, आपके समझ में। जो नेतृत्व दूसरों को प्रेरित नहीं कर सकता, वो नेतृत्व ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता, और नेतृत्व की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ऐसा करिए जब भी आप लोगों से मिलें आपका आचार विचार व्यवहार जोड़ना बहुत आवश्यक है। दूसरा गिव रिस्पेक्ट एंड कमांड रिस्पेक्ट, ये मेरा बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है। आप सम्मान दें और सम्मान आपको मिलेगा, आप किसी के मान के सम्मान नहीं कर सकते। ये चीज़ें बहुत बिल्कुल नई चीज़ें नहीं है, लेकिन ये नेतृत्व के लिए बहुत आवश्यक है ये सिद्धांत, क्योंकि आपको लोगों को अपनी तरफ लाना है, लोग आपकी तरफ आए, लोग आपको सहयोग देने का प्रयास करें। वो तभी संभव होगा जब वो आपसे आकर्षित हों। आपसे आकर्षित कैसे आकर्षित होंगे? आपके आचार व्यवहार, आपकी वाणी, आपके जो है मेथड ऑफ वर्किंग, ये बहुत जरूरी है। ये सॉफ्ट चीज है, इसको कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स, वेरी नेसेसरी। वैल्यू टाइम, समय का जो है सम्मान, समय का सम्मान है। ये तो आप समझते ही हैं। मैं तो मुंबई में हूँ, तो जो है वहाँ टाइम का विचार, तो ये नेतृत्व के लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने आप में ऊर्जा रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य से बड़ी कोई चीज़, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं होगा तो ये सब चीज़ सब कोई रखें। पर नेतृत्व के लिए बहुत जरूरी है। जितने बड़े सब चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर सब देखे हैं, सब बड़े अधिकारी, सबके सब अपनी हेल्थ के लिए बहुत फोकस करते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग मैराथन करने का प्रयास कर रहे हैं ऋषिकेश में। हम एन चंद्रशेखर जी को बुलाएंगे। एन चंद्रशेखर टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं, 60 ईयर्स के ऊपर हैं। टाटा ग्रुप 22 लाख करोड़ भारत का सबसे बड़ा ग्रुप है, वो आज भी मैराथन करते हैं। मैराथन करने की उनमें क्षमता है। कुमार जी सबके सब जितना मैंने देखा है जो भी था, तो ये अपने आप में रखें। अपना स्वास्थ्य का ध्यान बहुत जरूरी है। ये कोई स्वास्थ्य ऊर्जा है, मेक इट ग्रो, ये बहुत जरूरी है। लोगों को डेवलप करना है। 5 प्रिंसिपल्स, ethos, logos, pathos, metaphor and brevity। ethos करते हैं कि आप कोई भी बात कर रहे हैं तो आपको उसको लॉजिकल तरीके से रखना है। ethos करते हैं उसको वैल्यू